This conference will now be recorded. देखिए, हम बात कर रहे हैं अब इसमें लीज की। मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है और हम बिजनेस के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। और उसमें एक पॉइंट हमारे पास है, क्वेश्चन करने से पहले एक पास पेपर का मैं क्वेश्चन देख रहा हूं जो कि सी फैप में आया हुआ है, आई कैप के एग्जाम के अंदर, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर। वो कहता है जी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9 मिलियन की अमाउंट है, रिप्रेजेंट पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लीज रेंटल। तो सेक्शन 28 कहता है जी आपको लीज रेंटल अलाउ है, तो इट मींस 9 मिलियन की पेमेंट बिल्कुल ठीक है। कहता है द लीज टर्म एक्सपायर्ड ऑन 31st of March 22 and the machine was transferred to AIL at a residual value of 2 million which is included in the payment of last installment। हाँ, ये गलत हुआ। उसने क्या कर दिया कि रेजिडुअल वैल्यू इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, जबकि उसको सिर्फ लीज रेंटल अलाउ थी। इसका मतलब ये है कि इसमें से हम 2 मिलियन को माइनस करेंगे दूसरे अल्फाज में, तो कितनी हमें अलाउ होगी, 7 मिलियन की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली अमाउंट एड बैक होगी, असल में ये माइनस होगी। यहां तक पढ़ के विच इज इंक्लूड इन द पेमेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू AIL अमाउंटिंग ₹6 मिलियन। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। Interest, expenses and depreciation charged by AIL on the machine to profit and loss account during the year amounting rupees 1.1 billion and 5 billion। जो आपकी लीज रेंटल होती है उसमें ये अलाउ नहीं होती, तो लिहाजा हम इसको भी ऐड बैक करेंगे और उसमें उसका जो इंटरेस्ट है ये भी ऐड बैक होगा, और इस एसेट की डिप्रिसिएशन जो है वो 5 मिलियन की, ये भी ऐड बैक होगी। अब सवाल ये था कि ये मशीन तो मुझे मिल गई है इस साल में, इस साल ये मशीन तो मुझे मिल गई है, ठीक है, ये मशीन हमें इस साल में मिल चुकी है। तो अब ये आ गई है सेक्शन 22 में। तो इसमें दो काम हुए, ये पहले मशीन कुछ हिस्सा हमारे सेक्शन 28 में थी, लीज रेंटल थी, और यहाँ पर आके हमारी हो चुकी हुई है। जैसे ही मशीन आपकी होगी तो लॉ क्या कहता है कि आप इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इनिशियल अलाउंस करेंगे। अब सवाल ये है कि इनिशियल अलाउंस चार्ज करना चाहिए, द आंसर इज नो, क्योंकि ये प्रीवियसली पाकिस्तान में यूज हो रही थी, पाकिस्तान में प्रीवियसली यूज हो रही थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डिप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे होती है, और असल में ये मशीन 6 मिलियन की थी, हमें मिली हुई है, हमने सिर्फ पेमेंट की है 2 मिलियन की। तो डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें, 6 मिलियन पे या 2 मिलियन पे चार्ज करें? तो सुनिएगा कि लॉ ये कहता है कि जो लीज्ड एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, तो उसमें जो आपने स्टार्ट में एडवांस पेमेंट की होगी प्लस जो आपने रेजिजुअल पेमेंट की होगी, ये दोनों आपकी कॉस्ट के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो एडवांस तो इस क्वेश्चन में है नहीं, रेजिजुअल वैल्यू है, वो कितनी है, 2 मिलियन। तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन में उसकी जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो करेंगे 2 मिलियन इंटू 15%। अब सवाल यहाँ है कि क्या इसको 50% से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो लॉ ने ये कहा हुआ है कि द एसेट अक्वायर्ड ऑन और बिफोर 2020, जो एसेट आप अक्वायर्ड करेंगे, तो आपने तो अक्वायर इस साल किया, हालांकि यूज आप पहले कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली आपने अक्वायर्ड कब किया, इस साल। तो लिहाजा आपको अब डिप्रिसिएशन कितनी मिलेगी इसकी, 50%। तो ये हमें मिलेगा, इसमें से क्या होना चाहिए, 2 मिलियन इंटू 0.15 इंटू 0.5। तो इसकी हमें डिप्रिसिएशन कितनी मिलनी चाहिए, 150। तो ये भी माइनस होगा। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या करना है, 9 मिलियन को ऐड बैक करना है, 7 मिलियन को माइनस करना है, इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे, जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है उसको भी ऐड बैक करेंगे, और असल में ये डिप्रिसिएशन है जिसको माइनस करेंगे। ये था जी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दिया। चले अब वो अलाउंसेस की तरफ चलते हैं, वो जो क्वेश्चन है टैक्स अवॉइडेंस का। और
ये है जी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ये तो नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन कहते हैं टैक्स चोरी करना, अवॉइडेंस कहते हैं कानून, टैक्स मैनेजमेंट इसको कहते हैं, यानी टैक्स को मैनेज करना, टैक्स की मैनेज करना कानून के अंदर रहते हुए, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर रहते हुए उसको मैनेज करना। उसने यही पूछा है, स्पेसिफाई विद रीजन whether the following independent acts may be considered as tax evasion or tax avoidance, कहता रीजन भी आपने बतानी है। In order to reduce his tax liability, Mr. Jafar, a resident individual, paid a premium of rupees 100,000 to the life insurance company on his policy. Right? ये बेटा ये पेज नहीं है, ये मैं पास पेपर पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर नहीं है ये पास पेपर है मेरे सामने, आपके पास नहीं है, ये आई कैप की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो कहता है उसने प्रीमियम पे की है, तो आपको पता है कि इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, बिकॉज द टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज व्हाई इट इज अ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी नहीं कर रहा, उसने प्रीमियम पे की है, ठीक है, वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है अपने कानून के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो सखी लिमिटेड पेड 50% of the annual salary, that is 30,000 in cash, whereas the remaining 50% of his salary was credited to his bank account. SL claimed 60,000 as admissible deduction in its return of income. तो ये तो टैक्स एवेजन है, टैक्स चोरी कर रहा है, हालांकि उसको 60,000 रुपये डिसअलाउ होगा, उसे कहा गया था कि ये अमाउंट आपने किसमें करनी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करनी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये टैक्स एवेजन थी, ये अवॉइडेंस थी, ये कानून के ही खिलाफ जा रहा है, जो कानून के खिलाफ जा रहा है उसको टैक्स एवेजन कहते हैं, टैक्स चोरी कर रहा है वो। थर्ड पॉइंट, बहादुर लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्री अंडर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ग्वादर टू गेट टैक्स इंसेंटिव, तो ये क्या हो गया, हमारा अवॉइडेंस हो गई। बेटा सैलरी वो कह रहे जी सैलरी उसने 30,000 तो बैंक के थ्रू दी है, बेटा सैलरी आप 25,000 तक ही दे सकते हो ना मैक्सिमम पर मंथ पर एम्प्लॉई, तो उसने तो 30,000 की दी है, तो टैक्स जो है ना ये अवेजन कर रहा है ना, और क्लेम भी कर रहा है, जबकि उसको क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कानून के खिलाफ जा चुके हुए हैं, अब आपको वो एक्सपेंस तो क्लेम करना नहीं बनता ना, जबकि वो क्लेम भी कर रहा है, इसलिए। तो बेटा अवॉइडेंस होता है कि कानून के अंदर रहते हुए, जैसे ये पहली चीज थी अवॉइडेंस के, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है ताकि मेरा टैक्स कम हो सके, तो कानून में इसकी इजाजत है, आप कर सकते हैं, तो ये अवॉइडेंस है, मैनेजमेंट है, टैक्स अवॉइडेंस मीन मैनेजमेंट है, ये मैनेज कर रहा है टैक्स को, ठीक है। अवॉइडेंस है कि टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा वो कह रहा है कि 60,000 रुपए की उसकी सैलरी थी 60,000 की, इसमें 30,000 उसने उसको दे दी उसके बैंक अकाउंट में, और 30,000 उसने दे दी कैश में, तो उसका एक्सपेंस था एक्चुअली 30,000, ये तो अलाउ ही नहीं है ना, ये तो डिसअलाउ हो गया, तो उसने क्या किया कि 60,000 का 60,000 ही प्रॉफिट में से माइनस कर लिया, जो गलत कर रहा है ना, कानून तो ऐसी इजाजत नहीं देता, लिहाजा इसको हम टैक्स अविजन कहेंगे कि ये टैक्स चोरी कर रहा है वो, जी अलाउ होगा। जी 4 पे आते हैं, आगाज लिमिटेड सोल्ड फिक्स एसेट टू एन एसोसिएटेड कंपनी एट इट्स टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू and consequently reported nil gain or loss on disposal of the asset in its return of the income, उसने उसको कर दिया और करा, ये भी टैक्स एवेजन कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है ना ये, कि आपने एसोसिएटेड को बेच के, एसोसिएटेड को आप बेचेंगे तो सिर्फ वो एक सेक्शन है, आई थिंक सो सेक्शन 97 जो कहता है कि अगर आपकी वो होली ओन्ड सब्सिडरी है,
उसको अगर एसेट बेचेंगे तो वो आप नील गेन जो है वो कैलकुलेट करेंगे उस एसेट के ऊपर। तो बहरहाल अगर तो इसका चूंकि बताया नहीं गया कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी है या नहीं है, ये सीफैप के सिलेबस में है, कैप के सिलेबस में नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, बहरहाल ये अगर तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं का मकसद है कि कानून के खिलाफ जा रहा है तो ये टैक्स एविजन होगा। Point number 5. In order to reduce her tax liability, Mrs. Shamim, who runs her own business and paid higher salary to her spouse, keeping in view that lower slab rates are applicable on the salary income as compared to income from business. तो ये टैक्स चोरी कर रही है ना, यानी नॉर्मल से हट के काम कर रही है। तो लॉ ने क्या कहा है, सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है कि आपको वही एक्सपेंसेस अलाउड हैं जो प्योरली बिजनेस के लिए किए जाए। तो ये जो हायर सैलरी दे रही है ये बिजनेस के लिए तो नहीं दे रही ना। अगर किसी का हक है 50,000 रुपया, आप उसको इसलिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि मेरा एक्सपेंस इंक्रीज कर जाए, तो ये टैक्स चोरी कर रहे हैं ना, तो लिहाजा ये भी एवेजन होगा। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ अभी टैक्स अवॉइडेंस और एवेजन का डिस्कस किया, ये फाइनल में आया हुआ है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने दोबारा पैटर्न के ऊपर कि हम क्वेश्चन कर रहे थे बिजनेस के कि बिजनेस की टैक्सेशन किस तरह से होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है मार्च 2010 का, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एओपी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, एओपी की तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब इसके मेंबर की आप टैक्सेशन करेंगे तो आपको यहां पर उसकी पहले डिविजिबल इनकम और फिर शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि आईकैप की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डिविजिबल इनकम को 2 तरह से किया हुआ है। नंबर 1, उन्होंने जो एओपी की टैक्सेबल इनकम है उसको ही उन्होंने डिविजिबल इनकम समझा हुआ है, और एक उसने मुझे क्वेश्चन बताया कि उन्होंने कोई लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ है उसके अंदर उसने जो टैक्सेबल इनकम थी उसमें से उसने फर्म की टैक्स लायबिलिटी माइनस करके उसको डिविजिबल इनकम कहा हुआ है। ठीक है, इसको उसने डिविजिबल इनकम कहा हुआ है। यानी अगर किसी फर्म की इनकम 100 रुपया और उस पर टैक्स जो है वो 10 है, तो कुछ क्वेश्चन में उसने 100 को डिस्ट्रीब्यूट किया है और कुछ में उसने 90 को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैं जो है वो जो करवा रहा हूं, हम जिस अप्रोच में चल रहे हैं वो ये वाली अप्रोच है। अंडरस्टैंड, हम किस में जा रहे हैं, इस वाली अप्रोच में जा रहे हैं। अगर आपको आई कैप की वेबसाइट के ऊपर इसके साथ क्वेश्चन मिलते हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, तो आप इस अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में रेफरेंस यहाँ लाजमी देना चाहिए डिविजिबल इनकम के साथ कि अकॉर्डिंग टू दी सजेस्टेड आई कैप सॉल्यूशंस, कोई रेफरेंस दे के किसी अटेम्प्ट का बता दें कि उसने टैक्सेबल इनकम को, डिविजिबल इनकम को ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने कहा कि मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी के जहन में ये कंफ्यूजन ना हो। ले जी, क्वेश्चन है सुहेल, तो यहां से हमें रिक्वायरमेंट से ही पता चल गया कि ये क्वेश्चन एओबी का प्लस उसके मेंबर के ऊपर भी है। देखते हैं जी क्वेश्चन को। सुहेल, खालिद एंड काजी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 से क्या होगा, सुहेल का 2/5, खालिद का 2/5, काजी का 1/5। 5 कैसे हुआ कि आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर 5 आता है। तो प्रोपोर्शनेटली इनको ये शेयर मिलेंगे। ये कब इस्तेमाल होगा शेयर, आगे जाके हमारे डिविजिबल इनकम में। ठीक है जी। Following are the details of annual income loss of the AOP and its member for the tax year X8। ये उसकी डिटेल है। AOP suffered a loss before tax। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं दिया गया, बल्कि हमें एक अमाउंट बता दी कि 5 लाख की
The loss has been arrived at after adjusting rental income earned by the AOP, the detail of which are as follows. AOP की कोई रेंटल इनकम थी, वो इसमें पड़ी हुई थी, वो थी रेंटल इनकम ये थी, और उसने एक्सपेंसेस उसमें प्रॉपर्टी टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस की, तो ये वाली अमाउंट जो थी उसने उसमें ऐड की हुई थी। तो याद रखें, अभी हमने इसको ये नहीं देखना कि ये इसमें से टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ये बात याद रखें। इस लेवल के ऊपर जब आपने एडजस्टमेंट डालनी होती है तो डू नॉट कंसीडर टैक्सेबल इनकम क्या है। अभी देखना है कि उसने गलती क्या की है, पहले गलती को मेरा बेटा ठीक करना है। ये बात अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए उसने गलती क्या की है, उसने जो गलती की है मेरा बेटा उसको पहले ठीक करना आपने। उसने गलती ये की है कि बिजनेस में से 15,02,500 रुपए को लेस कर दिया हुआ है, जबकि रेंटल इनकम अकॉर्डिंग टू टैक्स किस में जाती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। अंडरस्टैंड, ये अलग हेड है, उसने इसके अंदर घुसेड़ा हुआ है। इसका मतलब ये ऐड लेस उसमें से, सॉरी, इनकम में उसने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। सॉरी मैं गलत बता गया, इनकम में उसने ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। नो टैक्स वाज विदहेल्ड ऑन द रेंटल इनकम ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी, इट्स ओके। The expenses debited to the profit and loss account include the following amounts paid to the members. मेंबर्स को अगर आप सेक्शन 21 दोबारा आ गया, वो कहता है कि अगर आप अपने मेंबर्स को, एक एओपी अपने मेंबर्स को कोई रेम्यूनरेशन दे, इंटरेस्ट दे, तो ये डिसअलाउ हो जाएंगे। रेंटल की उसने बात नहीं की, इट मींस कि एक एओपी अपने मेंबर्स को रेंटल पे कर सकती है। ओके, तो सैलरी होगी सुहेल की 900,000, खालिद की 600,000, तो टोटल कितनी डिसअलाउ हो गई, 15 लाख रुपया, ये डिसअलाउ। फिर वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300,000 प्लस 300,000, 6 प्लस 15, हमारे पास 1.1 मिलियन आ गया, ये भी डिसअलाउ हो गया, ये इनकम में ऐड होगा। ये वर्किंग आपकी दो जगहों पर जाएगी। नंबर 1 एओपी की कैलकुलेशन करते हुए, उसकी इनकम को कैलकुलेट करते हुए, और दूसरा जब आप शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मेंबर्स में ऐड होगी, ये बात याद रखना। उसके बाद कहते हैं जी सुहेल अर्न 1.8 मिलियन फ्रॉम अनदर बिजनेस ऑफ विच ही इज अ सोल प्रोप्राइटर, तो इसका मतलब ये है कि सुहेल की कैलकुलेशन होगी। खालिद रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 225 एज अ शेयर ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स फ्रॉम अनदर एओपी। ठीक है, तो खालिद के लिए हम क्या करेंगे कि जब इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इस एओपी का प्लस दूसरी एओपी का, दोनों का शेयर ऐड करके उसके इनकम में ऐड करेंगे रेट पर्पस के लिए। He also earned 1.9 million from a sole proprietorship concern owned by him, तो इसकी कैलकुलेशन भी की जाएगी। Qazi runs a part-time business. His gross revenue is rupees 1 million, whereas total business expense is this. He also paid tax in advance this. उसने ये एडवांस टैक्स भी पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों की कैलकुलेशन की जाएगी, तीनों की कैलकुलेशन की जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस अब देखिएगा जरा क्वेश्चन का हमारा स्टाइल क्या होगा। सब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम एओपी की बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे। एओपी की, फिर इसकी आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहां तक पहुंच जाएंगे। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये हमारा 2 स्टेप हो गया। उसके बाद इसकी हम टैक्सेशन करेंगे एओपी की। स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे, इसकी टैक्सेशन करेंगे। स्टेप नंबर 3 अब मेंबर की तरफ जाएंगे। एओपी मुकम्मल हो गई। मेंबर के लिए आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, ए डिविजिबल इनकम और बी शेयर फ्रॉम एओपी। उसके बाद हम तीनों मेंबर की कैलकुलेशन करेंगे, 1, काजी, खालिद वगैरह की, क्योंकि तीनों की टैक्सेबल इनकम मौजूद है। चलें जी, अब इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसका चूंकि टाइम कम है, हमने क्वेश्चन कुछ और भी करने हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास, इसका सोल्यूशन आ गया।
ये देखिएगा जी, सुहेल खालिद एंड काजी एओपी आ गई हमारे पास, टैक्स ईयर ये आ गया। ये भी स्टाइल है, एग्जामिनर अडॉप्ट करता है। आप ये स्टाइल भी एग्जाम में अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रेजिडेंट लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। कहता है जी बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम हमारे पास क्या आ गया, लॉस, वो ये आ गया। यहाँ आप एग्जाम में रुपीज लाजमी लिखा कर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज में ऐड हुई थी ना, तो लेस कर दी हमने। ठीक है, अब देखिएगा, जब आपने इसको यहाँ ब्रैकेट लगानी है, लेस करनी है। अच्छा, आपने एग्जाम में क्या करना है, यहाँ ये नहीं देखना प्लस लिखा हुआ है या माइनस। माइनस लिखा है तो कैलकुलेटर पे माइनस लिखें और 5 लाख लिख दें। ठीक है, ये मैं भी लिखता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। -500,000, तो नीचे भी माइनस हो रहा है ना, तो फिर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -1502,500। मैं लिखता हूँ -1502,500। देखिए मेरे पास नेगेटिव में आंसर आ गया ये वाला, तो मजीद लॉस बढ़ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस, वो तमाम इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस जो हमने उसको दिए थे वो ऐड कर दिए, तो ये हमारी बिजनेस इनकम आ। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपने अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना शुरू करनी है। पहली बात बेटा कौन सी रिपीट कर दूं, बेटा लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये कह रहे हैं जी मुझे समझ नहीं आई ये लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। भाई लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना, दोबारा सुन लें। आपको क्वेश्चन में अगर लेट्स सपोज गिवन है प्रॉफिट, और लिखा हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 5 लाख रुपया है। ठीक है, और कहा जाए कि इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी घुसी हुई है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15,02,000, यही है, 500 रुपया, ये लेस करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा -10,02,500, ये आ जाएगा लॉस। ठीक है, इसमें आपने ऐड करने हैं जो मेंबर्स को पेमेंट की है। ठीक है, तो बेटा एक मिनट जरा पहले इसको सुन लेना जरा। पहले मैं बता रहा हूँ अगर होता, ये है नहीं। आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है, तो इसको लॉस को किस में लिखते हैं, नेगेटिव में। ये उसने लॉस दिया हुआ है, इसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते भी क्यों लॉस तुमने कहा। उसने कहा जी लॉस है तो मैंने लॉस लिख लिया, तो यहाँ प्रॉफिट कहेगा तो मैं एग्जाम में प्रॉफिट लिख लूंगा। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हुई हुई है, ऐड हुई है, तो लेस करनी है ना। ठीक है, अब आंसर मेरा क्या होगा, 2,002,500, ये लॉस हो जाएगा। यानी इसको जरा गौर से सुने कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पॉजिटिव अमाउंट होगी, आपने अपना ट्रीटमेंट वही करना है कि इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऐड है तो आपने लेस करनी है। ऊपर लॉस है आपके पास, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऐड हुई है, उसको लेस करना है। इससे नहीं कोई फर्क पड़ता कि ऊपर गेन आपको एग्जाम में गिवन है या लॉस गिवन है, आपने अपनी तरतीब वही रखनी है। यहाँ उसी तरह आप जो ऐड करेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को, यहाँ पर आपने ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड, तो इससे परेशान नहीं होना कि एग्जाम में उसने हमेशा प्रॉफिट था कभी लॉस भी दे दिया, तो सो व्हाट, वही लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपका ट्रीटमेंट चेंज कोई नहीं होगा नीचे से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम में ऐड होती है, लेस होगी। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ऐड होंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन माइनस हुई है, ऐड होगी। टैक्स डिप्रिसिएशन माइनस होनी है, माइनस होगी। तरतीब हमारी वही रहेगी, इससे आपने परेशान नहीं होना, इसलिए ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें लॉस भी गिवन है। इज इट क्लियर नाउ। अच्छा जी,
बेटा आंसर में इसको काउंटिंग लॉस क्यों मेंशन किया हुआ है, एग्जाम में लिखा हुआ है। वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसको लॉस क्यों लिखा हुआ है, बेटा ये सवाल में लिखा हुआ है, यानी ये आंसर में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एओपी सफर्ड लॉस। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है लॉस, क्वेश्चन में लॉस लिखा हुआ है ना, इसलिए हमने इसको लॉस लिखा हुआ है। अगर यहाँ प्रॉफिट लिख देता तो हम प्रॉफिट लिख देते इसको। ठीक है जी, चले जी, ये आ गया जी। तो ये आ गया, हम यहाँ तक बिजनेस इनकम तक आ गए। उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो हमारे नॉर्मल सेक्शंस हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है। हमारा इसमें रेंट था 20 लाख रुपया, हमने माइनस कर दिया। रिपेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने ले ली। अगर एग्जाम में बिल्डिंग का वर्ड होगा तो आपने इसको माइनस करना ही करना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स गिवन था, हमने माइनस कर दिया। डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती रेंट के अगेंस्ट, वो हमने उसको छोड़ दिया। हमारी टैक्सेबल इनकम ये वाली आ गई। हमारी दो टैक्सेबल इनकम आ गई, ए एंड बी। तो आप एग्जाम में यहां लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वही तरीका कि हम लिखेंगे 70,000 प्लस, ये रेट्स आपको एग्जाम में मिले हुए होंगे 215। इसको डबल लाइन से क्लोज करना है जो टैक्सेबल इनकम है, ताकि एग्जामिनर को पता चले। माइनस 1.2 मिलियन। तो हमारे पास इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1,943,875, ये आ जाएगी। तो एओपी का किस्सा यहाँ तक खत्म हो जाएगा, एओपी वाला कहानी खत्म हो गई। अब मेंबर्स के लिए आपने यहाँ लाइन लगानी है और इसका नाम आपने रखना है वर्किंग वन। क्या रखना है, वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम सर। टैक्स गलत लिख दिया, ये टैक्स आ रहा है जी हमारा 213,625, ये आ रहा, ठीक है। उसके बाद आपने अगला स्टेप लिखना है वर्किंग वन, लिखेंगे डिविजिबल इनकम। सर जी बेटा, जब ये हम इसका आंसर देंगे तो ये जब एओपी की खत्म होगी टैक्स लायबिलिटी, तो उसके बाद ही आगे नेक्स्ट शुरू कर देंगे कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे जब ये सुहेल की वर्किंग करेंगे? कोशिश करें कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दें। अगर तो बहुत ज्यादा स्पेस पड़ी हुई है, मिसाल के तौर के ऊपर आपका पेज है यहाँ, ये पेज है पूरा, तो आपका यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया 2 लाइनों के बाद, तो फिर ये सारा पेज ना छोड़े, गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ये नया सवाल नहीं है ना, वो कहता है कि स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो रहा है, 3-4 लाइनें पड़ी हुई है, तो उसको छोड़ दें फिर, ठीक है, फिर अगले पेज पे चले जाए, ताकि आपके क्वेश्चन की ब्यूटी खत्म ना हो। यहाँ आप लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, वो आ गई 215,750 और लिख देंगे टैक्स लायबिलिटी, वो जो आपने कैलकुलेट की 213,625। तो आपके पास आंसर आ गया 1,943,875। अच्छा देखिएगा, किसी स्टूडेंट ने, मैंने पहले भी कहा कि उसने कहा कि सर उसने एग्जामिनर ने जो डिविजिबल इनकम ली है उसने ये वाली अमाउंट ली है जो टैक्सेबल इनकम है। अगर ऐसा है तो आपने एग्जाम में क्या करना है कि इसी अमाउंट को यहाँ पे लिखना है डिविजिबल इनकम में। अगर तो ऐसे आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि आई कैप ने सोल्यूशन ऐसे किया हुआ है, तो फिर आप ऐसे करें, फिर आप ऐसे, लेकिन फिर रेफरेंस उस सवाल का लाजमी दे, अटेम्प्ट का या किसी जगह का आप क्वेश्चन का रेफरेंस लाजमी दे, ठीक है। क्योंकि हम प्रैक्टिस में और जो खालिद साहब की अप्रोच है मैं उसी को अडॉप्ट कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इसको डिविजिबल इनकम ले रहा हूँ। अंडरस्टैंड। इसका भी मुझे सोल्यूशन ने बताया है कि एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये भी आई कैप की वेबसाइट पे इस पैटर्न के ऊपर भी उसने डिविजिबल इनकम को किया हुआ है। तो हमने पेपर पास करना है, एनी हो, आप जिसको भी डिविजिबल इनकम ले उसको लिख दें। इसको आप कर लें एग्जाम में वर्किंग टू, इसका लिखें वर्किंग टू शेयर फ्रॉम एओपी।
तो सुहेल, खालिद, काजी, यहाँ एक काम आपने बेटा लाजमी करना है कि यहाँ इनकी रेशो नीचे लाजमी लिखनी है। इसके यहाँ पर ना आप लिखना है 2/5, यहाँ भी 2/5 और यहाँ पर भी 1/5। ये जो इनकी रेशो है वो लाजमी लिखनी है, एक नई लाइन इंसर्ट करके यहाँ लिखनी है। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन था 9 लाख, 6 लाख, नील, 3 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपया। अच्छा, अब ये जब करेंगे तो ये टोटल आपके सामने नजर आ रहा है आपको 15 लाख और 11 लाख। 15 लाख और 11 लाख को अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 21 लाख 26 लाख रुपया। अब जरा ये बात देखिएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। 26 लाख में लेकिन हमारा शेयर था 19 लाख रुपया। हम ऑलरेडी 26 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हुए हैं, तो इसको अब क्या करेंगे कि इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव अमाउंट आ गई। तो ये एक वाहद क्वेश्चन है आपको आईकेएप की तरफ से मिलेगा जो मेरे नॉलेज में है, जिसमें कि यहाँ नेगेटिव अमाउंट आ गई, ये वाली। अब इसी नेगेटिव अमाउंट को ही आपने क्या करना है कि आपने इसको अपोर्शनमेंट इसका क्या करेंगे, इसका 1/5 ये आ गया नेगेटिव, इस अमाउंट का 2/5 ये आ गया, इस अमाउंट का 2/5 ये वाली अमाउंट आ गई। अब जब इसको टोटल करेंगे तो इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये शेयर फ्रॉम एओपी तीनों का। ये हमें वर्किंग चाहिए थी सुहेल, खालिद और काजी की। अब चलते हैं टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुहेल। अच्छा, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन के नंबर कम है, एग्जाम में टाइम कम होता है, अब आप यहाँ पूरा प्रोफाइल बनाने की बजाय मिस्टर सुहेल, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, ये करने की बजाय ये स्टाइल भी अडॉप्ट किया जा सकता है, ताकि हम क्वेश्चन एग्जामिनर को बता सकें कि भी मुझे ये काम आता है। चलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 लाख रुपया ये क्वेश्चन में गिवन थी। एड कह रहे हैं कि जी ये अमाउंट कैसे आई है, ये वाली अमाउंट कैसे आई है। आप 19,43,875 में से 15 लाख रुपया माइनस कर दें जो ऊपर गिवन है, और फिर 11 लाख रुपया माइनस कर दें। तो जब इसका आप नेट रिजल्ट लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,56,125 और नेगेटिव में आएगी। ठीक है। एड शेयर फ्रॉम एओपी, इसकी कोई और इनकम नहीं थी, तो आप एग्जाम में यहाँ वर्किंग देंगे, वर्किंग नंबर 2 ये आएगी, ये आ गई। असल में अब टैक्सेबल इनकम ये थी, ये उसमें ऐड हो गई जो कि मेरी एग्जाम्प्ट इनकम थी। अब टैक्सेशन आपकी 2 स्टेप्स में होगी। पहले आप इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इस टैक्स को क्या करेंगे, उस इनकम पे डिवाइड करेंगे। तो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय आपकी जो नॉर्मल इनकम है उस पे करेंगे, तो ये टैक्स आ गया हमारा। इसी तरह जो मिस्टर खालिद है, जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे मिस्टर खालिद की, ये मैं सोल्यूशन देख रहा हूं, तो उसकी क्या आ गई, बिजनेस इनकम आ गई। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो था, ये एक अमाउंट जो थी उसने बताई हुई थी हमें, इनमें से कौन सी अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, 637। तो आप इसका एग्जाम में रेफरेंस बता देंगे वर्किंग 2 से आई, और ये आपने क्या किया हुआ है, ये एग्जाम में गिवन थी। तो टोटल इसका शेयर फ्रॉम एओपी ये आ गया। बिल्कुल वैसे ही इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो आपका तरीकेकार है वो क्या है कि आप इस पे लिखेंगे 250,000 जो मैंने स्टाइल बताया हुआ है, प्लस 20% ऑफ 2,792,550 माइनस 2.4 मिलियन। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो अब ये करेंगे इसको, दिस डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये जो अमाउंट थी आपकी टैक्सेबल इनकम, मल्टीप्लाइड बाय ये। जब शेयर फ्रॉम एओपी आएगा तो यहाँ शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होगा, तो आपकी टैक्सेशन जो होगी वो 2 स्टेप में होगी। इसी तरह मिस्टर काजी की भी आप यही कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन मिस्टर काजी का थोड़ा सा उसने बता दिया था कि उसका ग्रॉस रेवेन्यू ये है, एक्सपेंसेस ये है, बिजनेस इनकम तक आ गए,
यहाँ पर भी आप इसकी रेफरेंस देंगे, ऐड करेंगे और सेम पैटर्न के ऊपर आप इसकी भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर काजी ने एडवांस टैक्स भी तो दिया था। इसने टैक्स पेबल नहीं मांगा ना, ये कह रहे हैं कि मिस्टर काजी ने एडवांस टैक्स भी दिया था, तो आपने उसको क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि रिक्वायरमेंट उसने मांगा था टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, टैक्स पेबल नहीं मांगा हुआ ना। तो टैक्स लायबिलिटी से क्या मुराद होती है? आपकी टैक्स लायबिलिटी। अगर आप इसमें से विदहोल्डिंग टैक्स माइनस कर देंगे तो ये टैक्स पेबल आ जाएगा। उसने टैक्स पेबल मांगा ही नहीं हुआ, इसको कहते हैं टैक्स पेबल। आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या होती है? आपकी जो टैक्सेशन, इसमें से आप क्रेडिट्स माइनस करते हैं, ठीक है, और इसमें जितने भी हैं डोनेशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और इसमें सेपरेट ब्लॉक को ऐड करते हैं, इसको टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। अगर आप इसमें से विद होल्डिंग टैक्स को माइनस कर देंगे तो इसको टैक्स पेएबल कहेंगे, इसलिए वो माइनस नहीं किया। वो कह रहे जी वर्किंग टू दिखा दें। वर्किंग टू आपकी किताब में है, ये मैंने इसमें कोई खास खुद नहीं वर्किंग की। ये कुछ स्टूडेंट डिप्रिसिएशन का कुछ पूछ रहा है। कौन साहब है ये डिप्रिसिएशन का पूछ रहे हैं कोई सवाल? अभी डिप्रिसिएशन का किसी ने पूछा है सवाल जी, कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिखा दे। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये जी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन था जी हमारा। डिप्रिसिएशन पूछ रहे हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस क्यों नहीं की। बेटा डिप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होती ही नहीं है। आप जाके देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 7 को अगर जाके देखें आप, खालिद पेटी वाला का जो है उसमें माइनस हुई नहीं है, तो कैसे उसको करेंगे? उसमें तो रिपेयर अलाउ है आपको बिल्डिंग की, वो हमने माइनस कर दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो एक और क्वेश्चन को जरा रीड कर लें ताकि हमें उसकी भी आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16.3 में देखिएगा, कहता जी, ये किताब का पेज नंबर 377 के ऊपर है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल। अब यहाँ देखें उसने टैक्स पेएबल मांगा हुआ है। By Dr. Sona for the latest tax year, provide appropriate comments on items which are not relevant। तो इसके आपने दो हिस्से बनाने हैं। पहले ए पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर बी पार्ट में आपने लाजमी बताना है कि जिन जिन आइटम्स को आपने इग्नोर किया उनके आपने कमेंट्स देने हैं कि मैंने क्यों इग्नोर किया, कि वो इनएडमिसिबल था इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया, या जो भी रीजन है वो आपको देनी होगी यहाँ पर। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब हम इस सवाल को जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सोना वाले क्वेश्चन को। ये जी मार्च 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है, आई कैप के कैफ लेवल के ऊपर। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट and is listed on the panels of 2 hospitals. He also manages a private clinic. उसके दो काम हैं, वो हॉस्पिटल में जाता है या जाती है पता नहीं, ही है जाते हैं, तो हॉस्पिटल से आने के बाद वो क्लिनिक्स के ऊपर भी है। सुबह 2 हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद क्लिनिक पे भी वो जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी बता दी गई है चीजें। कंसल्टेशन फी हॉस्पिटल की आ गई, देखिएगा 18 लाख रुपया, ये अमाउंट चली गई। और क्लिनिक की आ गई ये, प्रीवियस क्वेश्चन वो कहते हैं जरा दिखा दें, मैं प्रीवियस क्वेश्चन जरा इनको दिखा दूं। ये है जी प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला।
ठीक है जी, मेरा ख्याल इन्होंने प्रिंट स्क्रीन लेना होगा। ये तो क्लिनिक की आ गई जी हमारी 4.4 मिलियन। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में हमने बेटा डिप्रिसिएशन की बात की थी। बेटा डिप्रिसिएशन जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं है, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपके जो सेक्शन 15 और 15A है, जरा उसको चैप्टर नंबर 7 के अंदर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पर नहीं है, अलाउ नहीं है, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। इनकम फ्रॉम सर्जरी हॉस्पिटल की आ गई जी, इसमें हमारे पास हॉस्पिटल से आ गई इनकम फ्रॉम सर्जरी 14 लाख रुपए आ गई। और आगे देखिएगा इनकम फ्रॉम क्लिनिक 4350 4350 ले जी, डॉक्टर साहब ने अन्नी डाली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, जरा टोटल करें इनका 18 लाख प्लस 1440, तो इनकी हॉस्पिटल से जो इनकम है वो है 3240,000 और क्लिनिक से है इनकी 44 लाख प्लस, यानी सही हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब मरीज घेरते हैं, ये देखे नजर आ रहा है। हॉस्पिटल से इतना ज्यादा बचत नहीं है जितनी वो अपने क्लिनिक पे ले आते हैं उन साहब को, लोगों को। तो टोटल इनकी इनकम कितनी हो गई, प्लस 3240, 11,990,000 ये इनकी इनकम। अभी ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी इनकम है जी इनकी, बिजनेस आ गई तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ गई। अदर इनकम भी हमारी पड़ी हुई है इसके अंदर, पेमेंट्स उन्होंने की है। देखें इसके अंदर ये सवाल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसमें उसने हमें दोबारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, बल्कि वो खुद से कैलकुलेशन करवा रहा है। रेंट ऑफ द क्लिनिक, तो ये एक्सपेंस किसका है, बिजनेस का। अब आपने अलग अलग करने हैं, ये बिजनेस में लेकर जाना है। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस नॉट अलाउड, इसके ऊपर आपने कमेंट करने हैं। परचेज ऑफ कार, इसके ऊपर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी। ये हॉस्पिटल और बिजनेस में आ रहे हैं। सैलरी टू असिस्टेंट, ये अलाउ है आपको। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस, ये भी अलाउ है आपको। कार एक्सपेंसेस 20 लाख, तो ये क्या थे ऊपर, ये वाली क्या चीज, अब इसको देखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मेंशन तो ये भी अलाउ होते हैं। डोनेशन, ये एक्सपेंस नहीं होता, ये डोनेशन क्या है, इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ये टैक्स की आइटम थी। नोट्स, एक मिनट बेटा, मुझे टाइम थोड़ा जरा कंप्लीट कर लेने दें। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्पिटल इज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ले जी, उसने हमें बता दिया कि ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली, ये 90%, ये कितनी है 90%। अब हमारी इनकम कितनी होगी, ये देखिएगा अब थोड़ा सा चेंज हो गया। हॉस्पिटल से हम एग्जाम में लिखेंगे 3240 डिवाइडेड बाय 0.90, या ग्रॉस अप जैसे भी आपने करना है, ये होगी 32,40,000 डिवाइडेड बाय 0.9। अब ये इनकम होगी हमारी हॉस्पिटल वाली 36 लाख, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैक्स कभी भी आपने किसी भी इनकम में से माइनस नहीं करना। और आपकी जो क्लिनिक की आएगी वो आ गई 8750,000, तो बिजनेस इनकम आपकी ये अब आएगी प्लस 8750,000, तो असल ये इनकम 350,000। अब आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस आपका एडवांस टैक्स है, जो टैक्स लायबिलिटी में से जाके माइनस होगा। वो कितना आ रहा है, 36 लाख इंटू 0.1, 3,60,000 रुपया, 360,000 उसने बताया नहीं, इनडायरेक्टली आपको बता दिया। ठीक है जी,
डॉक्टर सोना ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग, ये जो ऊपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है उसकी डिटेल को बता रही है। रेंट फॉर द ईयर इसमें कितना है 8,70,000 रुपया। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द न्यू टेनेंट 7 लाख रुपया। पे टू ओल्ड टेनेंट रिसीव 3 years अगो, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि हम 7 लाख में से जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है उसमें से लिखेंगे लेस प्रीवियसली टैक्स, वो कितनी है 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 into 3, तो ये आ जाएगी 50 into 3 150। तो जो पिछले टेनेंट की अमाउंट टैक्स हो चुकी है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 550 into 110, ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट आएगी जो चार्जेबल रेंट का हिस्सा बनेगी। इनकम टैक्स विद हेल्ड ये नहीं आएगा, ये तो आपका एडवांस टैक्स है, ये उस 3,60,000 में ऐड हो जाएगा, ये भी एडवांस टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग ये अलाउ है, और इसमें से रिपेयर गिवन नहीं तो आपने खुद ले लेनी है, क्योंकि रिपेयर बाय डिफॉल्ट आपको गिवन होती है, आपने लेनी होती है बिल्डिंग की। द अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम राइटिंग एन आर्टिकल इन अ मैगजीन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम हिज दिस अमाउंट। उन्होंने एक लेटर, एक आर्टिकल लिखा है उसमें जाएगा। अब देखिएगा ये आर्टिकल की ऐसी राइटिंग हमें कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं मिलती, तो ये और सेक्शन 18 क्या कहता है, एनी गेन और इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मैं सारी चीजें रिवाइज भी करवाता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये हमारी बिजनेस इनकम होगी। वो कहता है जी 60% ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन कनेक्शन विद हिज पर्सनल यूज। चले जी अब आगे, ये लिटरेरी वर्क नहीं बेटा, वो और चीज है। लिटरेरी वर्क होता है किताब लिखने को, लिटरेरी वर्क जो होता है वो किताब के लिखने को कहते हैं, ये और चीज है। अब देखिएगा उसने कहा जी 60% हुआ। अब जरा ध्यान से आपने देखना है इस चीज को। कहता है जी जो कार है, परचेज ऑफ कार, इसकी आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसका 40% बिजनेस में लेकर जाएंगे, क्योंकि 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। सर्जिकल इक्विपमेंट तो 100% इसकी डिप्रिसिएशन जाएगी, क्योंकि इसको तो वो यूज बिजनेस के लिए नहीं कर रहा ना, खुद तो अपनी सर्जरी नहीं करने बैठ जाते रोज। कार एक्सपेंसेस की भी आप करेंगे, इसका 40% बिजनेस में लेकर जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 20 ये कहता है कि सिर्फ उतने ही एक्सपेंसेस आपको अलाउ होंगे जो बिजनेस में है। तो एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि ये जो कार के एक्सपेंसेस है ना, ये 60% कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं बिजनेस में, तो लिहाजा हमें अलाउ कितने हैं 40%। ठीक है जी, तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है डॉक्टर सोना का। जी आ गया जी डॉक्टर सोना का। इसमें गलती है क्वेश्चन में, वो जरा आपने ठीक करनी है। वो क्या गलती है इसमें, इसमें कुछ बताया, हेडिंग नहीं दी हुई। इस क्वेश्चन में आपने प्रॉपर यहाँ लिखना है, यहाँ पर डॉक्टर सोना, वही जो हेडिंग होती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर, वो आपने लिखना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये देखिएगा 36 लाख आ गई, ठीक है। क्लिनिक से 8750 और 75,000 इससे आ गया, तो ये हमारी बिजनेस इनकम आ गई। ये देखिएगा रेंट ऑफ द क्लिनिक क्वेश्चन में गिवन था, सैलरी टू असिस्टेंट कुछ नहीं बताया गया था, अलाउ है। क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे। कार की डिप्रिसिएशन, कार के जो एक्सपेंसेस थे 40% अलाउ थे, हमने माइनस कर दिए, ठीक है। और क्या करते हैं, अच्छा इसके ऊपर जो सर्जिकल इक्विपमेंट, अच्छा कार देखिएगा नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन कार की दिस इनटू 7.5%, ठीक है। अच्छा यहाँ आपने ऐसे नहीं एग्जाम में लिखना, आपने लिखना यहाँ 15% इंटू 50%, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये कैसे आया। इंटू 40%, क्योंकि एग्जाम में हमें बता दिया गया था कि ये गाड़ी 40% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, तो ये आ जाएगी। ये अमाउंट आपने ऐसे ब्रैकेट्स में लिखनी है नेगेटिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल, क्योंकि ये मशीनरी हमारी मशीनरी है ना, तो हमने परचेज की है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, तो पहले आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा और ये इनिशियल अलाउंस माइनस होगा। देखिएगा वो कैसे, 5 लाख
-1 to 5 ये वर्किंग आपने मेरा बेटा शो करनी है ऐसे, इंटू 15% इंटू 50%, तो ये भी माइनस होगी। तो ये आपकी बिजनेस इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट आ गया। ये देखिएगा अनएडजस्टेबल अमाउंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 7 लाख, 1.5 लाख कैसे आया? आपकी जो पिछला टेनेंट था उसकी 10th का 3 सालों में था वो, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसका 10% हमने इसमें ऐड किया तो ये चार्जेबल रेंट आ गया। सबसे पहले रिपेयर माइनस कर दी, 1/5 ऑफ द चार्जेबल रेंट। चार्जेबल रेंट क्या है? 9,25,000। तो आपने ऐसे एग्जाम में शो करना है 925 इंटू 1/5, ऐसे आप प्रॉपर वर्किंग शो करवाएंगे एग्जाम में। प्रॉपर्टी टैक्स क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। टैक्स लायबिलिटी, नॉन सैलरीड केस आ गया। आपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसी तरह ही कि यहाँ जैसे मेरा स्टाइल है, हम कैसे लिखते हैं कि 1220, ये एग्जाम में आपको रेट्स मिले होंगे लास्ट पेज के ऊपर, प्लस 35% इंटू 12 184,675 माइनस आपकी कितनी अमाउंट है? ये कितनी 12, इसमें 6 मिलियन माइनस हो रहा है ना, मेरा ख्याल है 6 मिलियन है या जो भी है, ये आपने माइनस करना है। ये आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है, 6 मिलियन ये वाला आ गया। अब इसमें डोनेशन मौजूद है, तो रिबेट ऑन डोनेशन कितनी आ गई हमारे पास? टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन। तो आपकी डोनेशन आपकी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो चूंकि उससे कम ही है, लिहाजा एग्जाम में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे विदिन लिमिट्स। कौन सी? ये अमाउंट आप कह रहे हैं कि ये लिमिट्स में ही है, तो आपने इसकी कैलकुलेशन की तो ये क्रेडिट्स आ गए, ठीक है। लेस टैक्स डिडक्टेड बाय द हॉस्पिटल, यहाँ वर्किंग शो करनी है 36 मिलियन इंटू 10%, और ये रेंटल की थी 10, तो ये भी आपने ऐड की, टोटल इस अमाउंट को माइनस किया। तो यहाँ आपने डबल लाइन के साथ क्या लिखना है? टैक्स पेबल, ये ब्रैकेट में लिखना है विद रिटर्न, ये होगा। ये वाली वर्किंग ऑल्टरनेट है, इसको नहीं करने की जरूरत। ये वर्किंग आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया कि ये वर्किंग ऐसे हो सकती थी, ठीक है, आपने नहीं करनी। जी, अब मेरा बेटा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। अच्छा, इनका सवाल ये है कि हमने 75,000 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्यों नहीं लेकर गए? देखिए बेटा, सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है सेक्शन 39। ये कहता है कि आपके जो 5 हेड्स हैं, सैलरी 4 हेड हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन। अगर कोई इनकम इन चारों में नहीं आ रही तो फिर आपने इधर लेकर आनी है। पहला तो ये क्राइटेरिया है इसका, और कुछ उसने लिस्ट बता दी कि ये वाली इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी। अब ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा है। अब सवाल ये था कि क्या ये सैलरी है? द आंसर इज नो। क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? द आंसर इज नो, ठीक है। बिजनेस में है, अब इसमें सैलरी तो है ही नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी। बिजनेस में सेक्शन 18 हमें ये कहता है कि कोई भी इनकम जो आपके किसी बिजनेस से आए, किसी ट्रेड से आए, किसी प्रोफेशन से आए या कॉमर्स से हो, वो बिजनेस में जाएगी। तो चूंकि यहाँ हमें बताया गया था कि प्रोफेशनली उसने एक लेटर, एक आर्टिकल लिखा है, तो लिहाजा इसको हमें किस में डालना चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालना चाहिए। ये हुआ उसके अंदर। जी, इसके अलावा और कोई इसके अलावा क्वेश्चन हो आपका?
तो आपने आज जो हमने काम किए हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, आज के दिन हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया है जिसमें स्पेकुलेटिव इनकम थी और बिजनेस इनकम भी थी, और उसमें मेंबर की कैलकुलेशन नहीं थी, और उस क्वेश्चन का नंबर मेरा ख्याल है 16.11 था आपकी किताब में, खालिद साहब की बुक का। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया वो हमने किया टैक्स अवॉइडेंस का और टैक्स एवेजन का, और वो था CFAP की जो दिसंबर 2022 की, अभी 21 की जो अटेम्प्ट है विंटर की, इसका हमने क्वेश्चन किया। उसके बाद हमने किया क्वेश्चन 16.2 जिसमें कि लॉस था, ठीक है, खालिद काजी वगैरह का जो था वो वाला क्वेश्चन, उसमें लॉस था, उसमें मेंबर की भी कैलकुलेशन थी और एक मेंबर की किसी और AOP से इनकम भी आ रही थी। फिर अभी हमने किया 16.3 डॉक्टर सोना वाला, ये आज के हमने चीजें निकाली। और एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया, वो है 16.1 खालिद साहब की बुक का जो है, मैंने कहा उसको आपने अब खुद करना है। अंडरस्टैंड? तो ये था जी हमारा अभी तक का बिजनेस का एरिया, और बिजनेस के अंदर हमने पहले हमने सिर्फ सैलरी के क्वेश्चन किए जिसमें सैलरी था प्लस उसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, कैपिटल गेन था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। फिर हमने क्वेश्चन इंडिविजुअल के किए जिसमें बिजनेस था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर हमने AOP के क्वेश्चंस किए जिसके अंदर बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। और फिर हमने AOP के और उसके मेंबर्स की भी कैलकुलेशन की, डिविजिबल इनकम के ऊपर हमने बात की। तो इस तरह से हमने अपना ये एरिया जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। राइट जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एरिया कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।